नमस्कार विद्यार्थियों। बीए द्वितीय वर्ष समाजशास्त्र प्रथम पेपर में हमारी क्लास चल रही है सामाजिक विधान में। पिछली क्लासों में हमने विभिन्न सामाजिक विधानों की चर्चा की है। आज हम करेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग और ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकारण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकार तथा उनके परिकरों के शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है। भारत गणराज्य के 56वें वर्ष में संसद द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया। ये पहले इसका विस्तार जम्मू कश्मीर तक नहीं था, लेकिन अब जब जम्मू कश्मीर भारत के उसमें शामिल हो गया है तो अब वो धारा पिछले साल 2019 में जो सुधार हुए थे उसके तहत अब वहाँ भी लागू होगा। ये किसी लोक अधिकारी या उसके नियंत्रण अधीन है। इसमें हम किसी भी कृति, दस्तावेज, अभिलेखों का निरीक्षण, दस्तावेजों की टिप्पणी, उद्धरण, प्रमाणित प्रतिलिपि, सामग्री के प्रमाणित नमूने ले सकते हैं। फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट, इलेक्ट्रॉनिक रीति में प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को किसी कंप्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भंडारित है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा जो वो किसी भी विभाग से प्राप्त कर सकता है, इसका अधिकार प्रदान करता है। लोक अधिकारियों की बात, इसमें इस अधिनियम 2005 में प्रत्येक लोक अधिकारी को अपने सभी अभिलेख, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को सम्यक रूप से सूची पत्रित अनुक्रमणबद्ध करके ऐसी और रीति और रूप में रखेगा जो इस अधिनियम के अधीन सूचना को उपयुक्त बनाता है और सुनिश्चित करेगा ऐसे सभी अभिलेख जो कंप्यूटरीकृत किए गए हैं यानी अब समुचित हों उनको करेगा। इसके लिए एक सेंट्रल इंफॉर्मेशन आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग बनाया गया। केंद्र सरकार के राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सूचना आयोग के नाम से एक निकाय का गठन करेगी जिसे कुछ शक्तियां देंगे जो इनका पालन करेंगे। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन, जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त होगा, 10 से अधिक और उतनी संख्या में केंद्रीय सूचना आयुक्त जितने आवश्यक होंगे। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति के निम्न सिफारिशों पर होगा। एक समिति बनती है, प्रधानमंत्री जो उसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा निर्देशित संघ मंत्रिमंडल का एक मंत्री, ये जो सिफारिश करती है राष्ट्रपति इसका अनुमोदन कर देता है। प्रत्येक सूचना आयुक्त उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है आगामी 5 वर्ष की अवधि तक वो उसका अध्यक्ष रहेगा, आयुक्त रहेगा, लेकिन उसकी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं, एक बार होने के बाद दोबारा नहीं होगा। कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात उस पद को धारण नहीं कर सकता। प्रत्येक सूचना आयुक्त को उस तारीख से जिसने अपना पदभार ग्रहण किया है 5 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु जो भी पूर्व में हो पद धारण करेगा। सूचना आयुक्त भी पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं है। वेतन मुख्य सूचना आयुक्त की वही कार्रवाई होगी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की है। अब सूचना पाने का प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हम कैसे पा सकते हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रत्येक नागरिक को सूचना पाने का अधिकार देता है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति कोई सूचना चाहता है तो लिखित में अंग्रेजी या हिंदी या उस क्षेत्र की जो भाषा है उसमें वो आवेदन कर सकता है। संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से मांग करेगा। आवेदक किसी कारण से व्यक्तिगत ब्यौरे के सिवाय जो संपर्क करने के लिए आवश्यक हो देने की अपेक्षा की जाती है। आवेदन प्राप्ति की तारीख से 5 दिन के अंदर आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है वहां अनुरोध प्राप्त करने के 48 घंटे के अंदर सूचना दी जाएगी। सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में फीस के संदाय पर प्रक्रिया की जाएगी निश्चित। अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1, धारा 7 की उपधारा 1, उपधारा 5 के अधीन विद फीस जो फीस है वो युक्त होगी और ऐसे व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, उनको फ्री। किसी अनुरोध को उपधारा 1 के अधीन अस्वीकृत करने पर व्यक्ति को अस्वीकृति का कारण देना होगा, किन कारण से अस्वीकृत किए। किसी सूचना को साधारणतः उसी प्रारूप में उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें वो मांगता है। इसमें छूट दी गई है, किन किन चीज में सूचना प्रकट करने की छूट, जैसे भारत की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक, आर्थिक हित,
विदेशों से संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव अगर पड़ता है तो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। सूचना जिसके प्रकाशन से किसी न्यायालय या अधिकरण या अभियुक्त रूप से निषिद्ध किया गया, जिससे न्यायालय का अपमान होता है, वो नहीं दी जाएगी। जिससे संसद या किसी राज्य के विधानमंडल के विशेषाधिकार भंग होते हैं, वो सूचना नहीं दी जाएगी। वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार, गोपनीयता, बौद्धिक संपदा के प्रकटन से किसी व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान पहुंचता है तो ये भी नहीं दी जाएगी। विदेश सरकार से विश्वास में सूचना प्राप्त करना, व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाए तो ऐसी सूचना नहीं दी जाएगी। अपराधियों के अन्वेषण, उनके पकड़े जाने, अभियोजन की प्रक्रिया में अगर कोई अड़चन आती है तो नहीं। मंत्रिमंडल के कागज पत्र जिसमें मंत्रिपरिषद सचिव, अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख हों, नहीं दिए जाएंगे, है ना। ये सब कोई ऐसे छूट दी गई हैं। यह अधिनियम कहता है 120 दिन के भीतर अपने संगठन की विशिष्टियां, कर्तव्य, कर्मचारियों की शक्तियां, है ना, ये सारी चीजें उसको करना है। लोक सूचना अधिकार के नाम, पदनाम, विशिष्टियां प्रकाशित करना होगी और हर वर्ष उसका अद्यतन करना पड़ेगा। सभी योजनाओं, सहायक कार्यक्रमों के प्रस्तावित व्यय, निष्पादन की रीति, इसमें आवंटित राशि, ये सब चीजें आपको रखना पड़ेगी। केंद्रीय सूचना आयोग की तरह प्रत्येक राज्य सरकारें भी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके राज्य सूचना आयोग नाम का एक निकाय का गठन करेंगे, जिसमें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक उनकी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त रहेंगे। ये इसकी भी प्रक्रिया वही समिति बनेगी जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे और विपक्ष में जो नेता है विपक्ष का विधानसभा वो, और मुख्यमंत्री द्वारा कोई एक मंत्री, ये जो बना के देते हैं, फिर इससे राज्य सूचना आयोग बनता है। राज्य सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन, शासन में व्यापक ज्ञान अनुभव रखने वाले समाज के प्रख्यात व्यक्ति होंगे। ये संसद सदस्य किसी राज्य या संघ राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होंगे या कोई लाभ का पद धारण नहीं करेंगे। ये भी 5 से 5 वर्ष की अवधि या 65 साल आयु प्राप्त करने होंगे। ये सूचना का अधिकार के अधिनियम के तहत। अभी एक और हम आपसे बात करेंगे अधिनियम की, वो है कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न विशाखा दिशा निर्देश अधिनियम 2013। जेंडर इक्वालिटी, लैंगिक असमानता इंडेक्स 2014 में 146 देशों में भारत का 132वां स्थान है। ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। महिलाओं के विरुद्ध हो रही हिंसा को हम 2 रूप में देखेंगे, एक तो घर के अंदर होने वाली हिंसा और दूसरी घर के बाहर हो रही हिंसा। आज कामकाजी महिलाएं दोहरे खतरे का सामना करती हैं। घर परिवार में घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आजकल सामान्य बात हो गई। एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब 70% यौन उत्पीड़न उनके नज़दीकी रिश्तेदार या परिचितों द्वारा होते हैं। राजस्थान में यौन उत्पीड़न के एक मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देश जारी किए थे कि विशाखा गाइडलाइन 1997 तभी से वो कहलाता है, वो विशाखा गाइडलाइंस है। विशाखा गाइडलाइंस को कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण उत्पीड़न रोकने के लिए एक मील का पत्थर, माइलस्टोन कहा गया। अप्रैल 2013 में कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013 लागू किया, जो आज सारे देश में लागू है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक और निजी कार्यस्थलों पे, प्राइवेट भी, महिलाओं को सुरक्षा कवच प्रदान करना है ताकि उनका यौन उत्पीड़न या यौन शोषण ना हो सके। इसके प्रावधान देखिए क्या है। इसके मुख्य प्रावधान है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में हर तरह का काम करने वाली हर उम्र की महिला को इसमें सम्मिलित किया, मतलब किसी के साथ भी हो घटना उसको सम्मिलित किया जाएगा। इस अधिनियम में महिलाओं के साथ अश्लील बातें, उनकी रजामंदी के बगैर उनसे निकटता बढ़ाना का प्रयास करना, अश्लील व्यवहार, ये यौन उत्पीड़न के दायरे में। इस दुष्कर्म के कारण महिला की मौत होने पर दोषी को आजीवन कारावास या मृत्युदंड की सजा मिलेगी। अश्लील इशारे करने पर 3 वर्ष की सजा। हर जिले के लिए क्षेत्रीय शिकायत समिति गठित करना अनिवार्य है। नियोक्ता को यौन उत्पीड़न का मामला सामने आने पर एक आंतरिक समिति के गठन का दायित्व सौंपा गया है। समिति के सदस्यों की संख्या इसमें 10 होगी, जिसे सिविल कोर्ट के समक्ष अधिकार होंगे, उनके समान समकक्ष। वैवाहिक बलात्कार भी इस कानून में लाया गया। ये व्यवस्था दी गई है कि अलगाव के समय पत्नी के साथ बलात्कार की सजा अधिकतम 7 वर्ष और न्यूनतम 2 वर्ष हो। अब इसमें स्पेसिफिक वीमेन सेफ्टी लॉ है, विशिष्ट महिला सुरक्षा। किसी भी व्यक्ति के साथ हिंसात्मक आपराधिक आचरण कानून के अंतर्गत वो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है। 1983 से घरेलू हिंसा समस्या को मान करते हुए इसको क्रूरता के साथ जोड़ा गया है, लेकिन फिर भी इसमें
कुछ ना कुछ होता रहता है। तो महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित करना पड़ा, है ना, जिसके तहत महिलाओं के यौन उत्पीड़न से सहायता दी गई। फिर एक और अभी बना है महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया कोष, निर्भया फंड फॉर वीमेन सिक्योरिटी। 16 दिसंबर 2013 को केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा संबंधी एक निर्भया कोष के संदर्भ में 3 प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की। इसमें महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल हैंडसेट में SOS अलर्ट प्रणाली की अनिवार्यता की गई। पुलिस प्रशासन का मोबाइल फोन नेटवर्क के साथ एकीकरण किया गया। सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की व्यवस्था की गई। सार्वजनिक बसों में CCTV कैमरे, विशेष क्षेत्रों में रेलगाड़ी SOS अलर्ट प्रणाली की व्यवस्था की गई है और विशेष निर्भया कोष की स्थापना। 16 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली में जो चलती बस में सामूहिक बलात्कार की घटना हुई थी, जिसके दोषियों का भी कुछ दिनों पहले फांसी की सजा दी गई है, उस पीड़िता निर्भया के नाम से, उसके लिए नाम उसमें नाम नहीं बताया जाएगा, उसका भी नाम नहीं बताया गया और उसको निर्भया नाम रखा गया था। 100 करोड़ की प्राथमिक पूंजी से कोष की स्थापना की गई है जो निर्भया कोष कहलाता है। तो ये कुछ चीज़ हैं। इसी प्रकार से महिलाओं को कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत सुरक्षा के लिए, जैसे हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 1861 है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 है, हिंदू स्त्री संपत्ति अधिकार नियम 1937, हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू गोद और निर्वाह अधिनियम 56, हिंदू नाबालिग संरक्षण अधिनियम 56। इनको आर्थिक मदद भी दी जा रही है। इनको कारखाना अधिनियम 1998 के अनुसार, कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार मजदूरी की न्यूनतम दर, कार्य के घंटे सुनिश्चित किए गए, रोजगार में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इसके अलावा कुछ और कानूनी प्रावधान भी हैं, जिसमें प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, दहेज निषेध अधिनियम 1961 जिसमें 1986 में संशोधन किया गया, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 और महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013। ये महिला सुरक्षा, महिला को सम्मान, महिलाओं के आत्मसम्मान, महिला में एक कॉन्फिडेंट बिल्टअप करने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सामाजिक प्रावधान किए गए हैं जो इसके अंतर्गत। ये हर विद्यार्थी को इनको जानना जरूरी है कि महिलाओं के लिए क्या क्या सामाजिक विधान वास्तव में बताता है कि हर संविधान के द्वारा हर व्यक्ति को क्या क्या अधिकार मिले हैं और किन अधिकारों का प्रयोग करके वो अपना जीवन सुरक्षित कर सकता है और विकास की राह में आगे बढ़ सकता है। ये आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज। आज के लिए इतना ही।